नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 23 जनवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रंप का जो आइडिया है गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाए, अब उसमें देखो इनविटेशन इंडिया के पास में भी आया है। क्या इंडिया को ये बोर्ड ज्वाइन करना चाहिए? तो देखो इंडियन एक्सप्रेस में भी ना बढ़िया आर्टिकल है इस इशू से संबंधित और द हिंदू में भी है। तो 3 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन करके मैं कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर डिस्कस कर लूंगा। क्यों बोर्ड ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। दूसरा आर्टिकल एक अच्छा सा है, वो हम डिस्कस करेंगे। लाइव मिंट का है। कौन सा है? हाँ, आर्टिकल है इनइक्वालिटी से संबंधित। बहुत बढ़िया आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल फिर से द हिंदू का हिमालयन इकोसाइड से संबंधित है। हिमालयाज की इकोलॉजी को बर्बाद करने पे हम तुले हैं, कैसे? चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ट्रंप का जो आइडिया है ना गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाए। अब उस बोर्ड में शामिल होने के लिए ना इंडिया को इनविटेशन भेजा गया है। तो क्या इंडिया को ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करना चाहिए गजा के लिए या फिर नहीं ज्वाइन करना चाहिए? आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस द हिंदू के आर्टिकल में तो कुछ ही पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन मैं ना आपको दोनों तरह के आर्गुमेंट्स दूंगा और लास्ट में एक बैलेंस सा कंक्लूजन भी। क्यों इंडिया को इस बोर्ड में शामिल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बीच का रास्ता क्या है, बैलेंस्ड कंक्लूजन क्या है। सबसे पहले बैकग्राउंड तो देखो यही है। 2023 में ना हमास और इजराइल के बीच में ना युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद देखो गजा में ना भारी तबाही हुई और ना बहुत से हजारों लोग मारे गए। इजराइल की साइड से भी लोग मरे लेकिन बहुत कम, और गजा की साइड से तो हजारों लोग मारे गए। और गजा ऑलमोस्ट पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। मतलब 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर था टूट फूट गया गजा का, जब युद्ध स्टार्ट हुआ इजराइल और हमास के बीच में। कितने लोग मारे गए यहां पे आंकड़ा भी दिया गया है। देखो 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए पैलेस्टीन के, जिसमें से 20,000 तो बच्चे थे। ट्रंप ने मीडिएशन करवाया दोनों के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में। फाइनली देखो सीज फायर हुआ, और सीज फायर के बाद जो डिसाइड हुआ ना मीडिएशन में, दूसरा प्लान ये था, दूसरा फेज ये कहता है एक बोर्ड बनाया जाएगा, बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस जो होगा ये क्या करेगा, ये ना गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड को ओवरसी करेगा। गजा को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसकी देखरेख करेगा, डेवलपमेंट लेके आएगा ये बोर्ड। मतलब समझ रहे हो, ये बोर्ड पूरा सुपरवाइज करेगा। वैसे चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए एक और एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होगी। तो ये है ट्रंप का आइडिया कि एक बोर्ड ऑफ पीस इस्टेब्लिश करो जो गजा में पूरा सुपरवाइज करेगा कि डेवलपमेंट कैसे आ रही है, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है, वो सब चीजें। बाद में हमने एक आर्टिकल में यह भी डिस्कस किया था कि ट्रंप अब इस बोर्ड के आइडिया को ना बल्कि गजा से दूसरी तरफ भी शिफ्ट करना चाहते हैं कि वर्ल्ड के दूसरे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी इस प्रकार से एक बोर्ड बना के रिजोल्व हों। तो ये ट्रंप का आइडिया है बोर्ड ऑफ पीस का। समझ गए हो? मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया आसान शब्दों में। तो ये ट्रंप का आइडिया है बोर्ड ऑफ पीस का। इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए ना इंडिया को भी इनविटेशन भेजा गया है। तो मेन क्वेश्चन इस आर्टिकल का यही है कि इंडिया को क्या इस बोर्ड में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहली चीज, ये जो बोर्ड की मेंबरशिप है फ्री नहीं है। ट्रंप बहुत चालू इंसान है, बिजनेसमैन है। ट्रंप कहते हैं कि वो देश जो इस बोर्ड में शामिल होगा ना उसे $1 बिलियन की फीस देनी पड़ेगी। $1 बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करें तो कितना, 85 के आसपास अगर रुपये की कीमत है $1 के मुकाबले में, तो 8500 करोड़ रुपए फीस देनी पड़ेगी इस बोर्ड का पार्ट बनने के लिए, इस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए। मैं तो अभी खबर पढ़ रहा था रिसर्च करते वक्त कि पाकिस्तान ने इस बोर्ड को ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के पास में इतना पैसा है, $1 बिलियन, मतलब इस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए। वैसे तो ऑफकोर्स होगा, वो मांगते रहते हैं IMF से, लेकिन बोर्ड का मेंबर बनने के लिए वो भी $1 बिलियन देंगे। चलो कोई बात नहीं। तो ये देखो क्लब जो है, ये बोर्ड जो है वो एक क्लब की तरह होगा, और इस क्लब के चेयरमैन होंगे ट्रंप। जैसे जिम खाना क्लब है ना, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप होगी कि फीस दो,
इस बोर्ड का मेंबर बन जाओ, जैसे जिम खाना क्लब में होता है, और चेयरमैन ट्रम्प कहते हैं मैं खुद होऊंगा। अभी तक देखो 20 से ज्यादा देशों ने ना इस बोर्ड को ज्वाइन कर लिया है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, इन देशों ने ज्वाइन कर लिया है। तो इंडिया को भी फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पीछे रह जाएंगे, हमें भी ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रशिया और चाइना जैसे देश अभी साइड में खड़े हैं, वो शायद ज्वाइन करेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो बोर्ड है, ये तो देखो ट्रंप अपनी मनमानी करने के लिए ट्रंप ने ये बोर्ड बनाया है, हमारी तो इस बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं चलेगी क्योंकि ट्रंप चेयरमैन है। दूसरा देखो, नॉर्वे और स्वीडन जैसे जो देश हैं, इन्होंने तो मना ही कर दिया कि भाई हम नहीं ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अब हम ना पक्ष में आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं, क्यों इंडिया को यह बोर्ड ज्वाइन करना चाहिए। वाई इंडिया शुड ज्वाइन दिस बोर्ड, वाई इंडिया शुड ज्वाइन। आप बताओ, सोच के देखो, क्यों इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए, दिमाग लगाओ। उससे पहले देखो, एक चीज आपको ये हमने पहले आर्टिकल्स में डिस्कस करी थी, फिर से रिपीट कर देता हूं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो देखो आजकल ना फेल हो रही है, किसी भी इंटरनेशनल इशू को सुलझा नहीं पाती है इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो ट्रंप जो है वो अपना एक ना पैरेलल सिस्टम बनाना चाहते हैं इस बोर्ड के थ्रू, समझ गए, मतलब यूएन को रिप्लेस करना चाहते हैं ट्रंप इस बोर्ड के थ्रू। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, इंडिया को क्यों इस बोर्ड को ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस। देखो इंडिया ना हमेशा से ग्लोबल साउथ के लीडर का रोल प्ले करना चाहता है, यानी डेवलपिंग नेशंस का लीडर। अगर देखो हम इतने बड़े इशू से, गजा के इशू से दूर रहेंगे, तो देखो हमारी जो इमेज है ना विश्व बंधु वाली, वो इमेज थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। दुनिया देखो एक एक चीज को नोटिस करती है कि कौन देश बड़े बड़े डिसीजंस में शामिल है, कौन देश नहीं है। तो क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है इतने बड़े डिसीजन से दूर रहने का? नहीं कर सकता। इस वजह से इंडिया को यह बोर्ड ज्वाइन करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रेसिडेंट से संबंधित, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट। देखो हमने ना पास्ट में इंटरनेशनल मिशंस को लीड किया है, आपको शायद याद होगा। कोरिया के बीच में लड़ाई हो गई थी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। तो उस समय ना 1953 में एक कमीशन गठित किया गया था, न्यूट्रल नेशन रिपैट्रिएशन कमीशन, NNRC। और इस कमीशन को चेयर किसने किया था? इंडिया ने, हमारे देश ने चेयर किया था इस कमीशन को। जनरल थिमैया का नाम आपको याद होगा, वो थे इस कमीशन में। और फिर देखो इवन वियतनाम के लिए भी एक कमीशन गठित किया गया था, इंटरनेशनल कमीशन फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल, इंटरनेशनल कमीशन फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल, ICSC। ये वियतनाम के लिए गठित किया गया था और इस कमीशन में भी इंडिया था। तो मतलब पास्ट में देखो हमने ना पीस कीपर की भूमिका निभाई है, तो अब गजा में क्यों नहीं निभानी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इस पॉइंट में ना राइटर ये बोलते हैं कि अभी ना गजा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है, दोबारा बनाने के लिए ना बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होंगे। अगर देखो इंडिया इस बोर्ड का मेंबर रहेगा ना, तो इंडियन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, वहां पे स्कूल बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, तो इंडियन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और इंडियन इकोनॉमी को डायरेक्ट फायदा होगा। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है ट्रंप चचा का फैक्टर। अब ट्रंप चचा ने इंडिया के ऊपर लगा रखा है टैरिफ। अभी कितना टैरिफ लगा रखा है? 50%। अगर देखो इंडिया इस बोर्ड को ज्वाइन करता है तो मुगैम्बो खुश होगा, यानी ट्रंप जो हैं वो खुश हो गए। और ये एक प्रकार से ना इंश्योरेंस पॉलिसी है कि अगर हमने ट्रंप के कहने पे इस बोर्ड को ज्वाइन किया तो ट्रंप के ट्रेड वार का शिकार हम नहीं होंगे। हालांकि वो बाद में ये भी बोल देते हैं, राइटर ये बोल देते हैं कि कोई गारंटी तो नहीं है ट्रंप का, फिर भी कुछ नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट बोर्ड का मेंबर बनेंगे तो यूएसए के साथ अच्छे से नेगोशिएट तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखो ये जो व्यू है ना इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए, इसमें मेन ये 4 पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स भी आप जोड़ सकते हो। ऑलरेडी 20 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, इंडिया को फोमो भी हो रहा है कि मुझे भी ज्वाइन करना है। तो इस व्यू में ना इमोशंस को साइड में रखा गया है, प्रैग्मेटिज्म अप्रोच अपनाने की बात कही गई है। नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए
इंडिया को ये बोर्ड ज्वाइन करना चाहिए, ऐसी बात बोली गई है। अब थोड़ा ना प्रैग्मेटिज्म के बाद में थोड़ा व्यू आता है आइडियलिस्टिक वाला, कि इंडिया को मेंबरशिप जो है वो डिक्लाइन करनी चाहिए। इंडिया शुड डिक्लाइन मेंबरशिप। क्यों डिक्लाइन करनी चाहिए? अब महेश को आंसर लिखना होगा तो महेश ऐसा पॉइंट लिखेगा कि सर $1 बिलियन का खर्चा होगा, क्या फायदा, उस खर्चे को अवॉइड करते हैं। लेकिन नहीं, ये कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं है। यहां पे थोड़ा आइडियलिस्टिक पॉइंट आप लिखना। जैसे पहली चीज है ट्रस्टीशिप ट्रैप, यानी ये कॉलोनिज्म से संबंधित पॉइंट है। कैसे, मैं आपको बताता हूं अभी। कॉलोनिज्म से संबंधित पॉइंट है, कॉलोनिज्म 2.0। आप एक बात सोचो, ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है? ट्रस्टीशिप का मतलब जब कोई बाहर की पावर किसी एरिया को कंट्रोल करती है ना, तो फिर उस चीज को बोलते हैं ट्रस्टीशिप। मतलब एक प्रकार से गजा को सुपरवाइज करने के लिए ये बाहर का बोर्ड बनाया जा रहा है। लेकिन सोच के देखो, क्या गजा के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस बोर्ड का हिस्सा होंगे? नहीं होंगे। यही तो बात है ना। गजा के लोगों से किसी ने पूछा कि इस प्रकार का बोर्ड बनाएंगे, आपको क्या मंजूर है? नहीं, उनकी कोई कंसेंट नहीं ली गई। नो कंसेंट वाज टेकन फ्रॉम गजा पीपल। तो ये तो एक प्रकार से देखो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जैसा हो गया ना। अंग्रेज लोग हमारी कंसेंट के बिना हमारे ऊपर रूल करते थे, उसी प्रकार से ये बोर्ड जो है वो सारी चीजें डिसाइड करेगा गजा से रिलेटेड। तो ये तो एक प्रकार से गजा को बाहर से रूल करने के समान हो गया। इंडिया तो देखो खुद गुलामी का शिकार रहा। आज पैलेस्टीन के साथ में ऐसा हो रहा है, बाहर से उनके ऊपर गवर्नेंस को इंपोज किया जा रहा है। तो क्या इंडिया इस चीज को बर्दाश्त करेगा? क्या ये चीज एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है? तो ये पहला पॉइंट है, इट इज कॉलोनिज्म 2.0। फिर दूसरा पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से संबंधित। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से संबंधित इस पॉइंट में आप क्या लिखोगे? देखो, इंडिया की पॉलिसी क्या है? हम किसी भी ग्रुप का ना पिछलगू नहीं बनेंगे, लेकिन इस बोर्ड में शामिल होकर एक प्रकार से इंडिया यूएस का पिछलगू बन रहा है ना। मतलब $1 बिलियन हम देंगे और ट्रंप के बोर्ड में चले जाएंगे। तो ये तो पीस कीपिंग वाला बोर्ड नहीं होगा, ये तो पे टू प्ले वाला पार्टनर हो जाएगा, पैसा दो और तमाशा देखो वाला। इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी और हम यूएस के जूनियर पार्टनर बन के रह जाएंगे। फिर आता है तीसरा पॉइंट आता है क्रेडिबिलिटी से संबंधित। देखो, इंडिया ना ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। लैटिन अमेरिकन, अफ्रीका के जो देश है ना, वो हमारी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया फेयर रहता है। अगर हम एक ऐसे बोर्ड में मेंबर बनेंगे जो देखो ऑक्यूपेशन को जस्टिफाई कर रहा है गजा के ऊपर, तो वो ट्रस्ट इंडिया का टूट जाएगा। ये वाली बात है। लोग कहेंगे इंडिया भी इंपीरियल पावर्स का साथ दे रहा है, तो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है? ये है नेगेटिव पीस। देखो, एक फेमस थ्योरी है गाल्टन की, आप ये मेंस में कोट भी कर सकते हो। गाल्टन थ्योरी। दो तरह की पीस होती है, एक नेगेटिव पीस, एक पॉजिटिव पीस। नेगेटिव पीस मतलब सिर्फ वायलेंस को रोकना। अभी गजा में क्या हुआ है? सिर्फ वायलेंस को रोक दिया गया है, ये नेगेटिव पीस है। पॉजिटिव पीस देखो तब आती है जब लोग ना ये महसूस करें कि हमारे साथ जस्टिस हुआ है, हमारे साथ इक्वालिटी के साथ में ट्रीट किया गया है। लेकिन आप बताओ, क्या गजा के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ जस्टिस हुआ है या फिर हमें इक्वली ट्रीट किया गया है? नहीं। तो ये जो बोर्ड है ना, ये सिर्फ नेगेटिव पीस लेके आएगा। गजा की सोसाइटी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, बिना जस्टिस के वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। समझ गए? तो ये वाले पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। आप सोचो क्या लिखोगे आप कंक्लूजन में? सबसे पहली चीज देखो, इंडिया ना अभी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना सकता है। थोड़ा सा और वेट इंडिया को करना चाहिए, जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय। इंडिया को ना इमोशनल होके फैसला नहीं लेना है, कैलकुलेटेड फैसला इंडिया को लेना है। इंडिया देखो, पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है, इंडिया ना गजा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन जो एड है ना
वो देना कंटिन्यू करे विदाउट ज्वाइनिंग एनी बोर्ड, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया को ये इंसिस्ट करना चाहिए कि भाई जो पैलेस्टीन के लीडर्स हैं ना, पॉलिटिकल लीडर्स, उनको इस बोर्ड का पार्ट बनाया जाए। अभी क्या है, पैलेस्टीन के लीडर्स तो पार्ट है नहीं इस बोर्ड का, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू जो हैं वो पार्ट हैं इस बोर्ड का। ये तो अन्याय है ना, ये गलत है। तीसरी चीज, देखो कोरिया और वियतनाम में ना हम न्यूट्रल थे, यहां पे ये जो बोर्ड है ना ये यूएस लेड है, ये पार्टीशन रवैया अपना रहा है, ये इजराइल के पक्ष में ज्यादा काम करेगा, ये पैलेस्टीन के पक्ष में काम नहीं करेगा। तो इंडिया तभी ज्वाइन करेगा इस बोर्ड को जब ये बोर्ड जो है वो यूएन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। ऑफ कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि ट्रम्प तो यूएन को रिप्लेस करके ही तो ये बोर्ड बनाना चाहते हैं, समझ गए। तो ये एक बैलेंस्ड सा कंक्लूजन है। आप बताओ वैसे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इकोनॉमिक फ्रीडम से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना, इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रियल इकोनॉमिक फ्रीडम, जीडीपी हमसे झूठ क्यों बोलती है, हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स का डेटा, इंडिया में, भारत में कौन से 2 इंडिया हैं, इंडिया नंबर 1 और इंडिया नंबर 2, के शेप्ड रिकवरी का ट्रैप क्या है, सॉल्यूशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, अक्सर ना हम ये डेटा सुनते रहते हैं कि इंडिया अब 4थे नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया, 5वें नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया। कौन से नंबर पे है वैसे आप बताओ? मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया अभी कौन से नंबर की इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। लेकिन हाँ, ये जो न्यूज़ है ना अक्सर हम सुनते रहते हैं, इंडिया की जीडीपी इतनी हो गई, इंडिया में स्टॉक मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन क्या जीडीपी बढ़ने का मतलब सबकी तरक्की, सबका डेवलपमेंट है? इसका आंसर है नो। अमर्त्य सेन ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी। अमर्त्य सेन ने बोला था, असली डेवलपमेंट देखो फ्रीडम है। फ्रीडम किस चीज की? फ्रीडम जैसे आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पा रहे हो, आप अच्छे से अपना इलाज करवा पा रहे हो, समझ रहे हो? मतलब चॉइस में है असली जो फ्रीडम है। आप अपनी चॉइस को पूरा कर पा रहे हो, वो है असली फ्रीडम। हां, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अंबानी जैसा घर चाहिए, नहीं। राइटर यहां पे एग्जाम्पल देके भी समझाते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम देखो एक फंडामेंटल राइट है, जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब सबको वोट देने का अधिकार है जिनकी एज 18 से ऊपर है, सबको। इसके अलावा देखो सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है जो जो एलिजिबल हैं। सोशल फ्रीडम मतलब आप कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें सोशल फ्रीडम में आती है। जैसे अनटचेबिलिटी वगैरह ख़त्म कर दी गई है, ये सोशल फ्रीडम का पार्ट है। इकोनॉमिक फ्रीडम में क्या आता है? इकोनॉमिक फ्रीडम में आता है कि आप अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बाय कर सको, सेल कर सको, आप अपनी मेहनत का फल खा सको आसानी से, आप बिजनेस कर सको आसानी से बिना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के। ये सब आता है इकोनॉमिक फ्रीडम में। आपको उचित वेजेस मिलें, अपने काम का फल यानी उचित वेजेस मिलें, ये इकोनॉमिक फ्रीडम में आती हैं ये सारी चीजें। जैसे एक एग्जांपल राइटर देते हैं, एक किसान है महेश। अब देखो उन्होंने उगाया आलू, उन्होंने आलू उगाया और इसके बाद ना वो अपनी मर्जी से वो उस आलू को बेच नहीं सकते हैं। सरकार कहती है कि आपको ये आलू सिर्फ लोकल मंडी में बेचना पड़ेगा और जितना हम दाम बोलेंगे सिर्फ उतने दाम में बेचना पड़ेगा। तो आप बताओ क्या महेश के पास में इकोनॉमिक फ्रीडम है? नहीं है। तो इसीलिए जो अमर्त्य सेन का जो कंसेप्ट है ना कि डेवलपमेंट का मतलब इनकम नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब फ्रीडम है, उसी इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की गई है इस आर्टिकल में। इसके बाद ना राइटर एक मिथ तोड़ते हैं। मिथ मतलब ज्यादा जीडीपी मतलब ज्यादा हैप्पी पीपल, समझ रहे हो? ज्यादा जीडीपी मतलब ज्यादा खुश लोग। लेकिन देखो कॉमन बिलीफ ये है बट सच्चाई ये नहीं है। जीडीपी सिर्फ क्या गिनता है? जीडीपी सिर्फ गिनता है मार्केट ट्रांजैक्शंस को। जैसे एक टेरिटरी में एक निश्चित समय में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जितनी चीज प्रोड्यूस होती है, उनकी वैल्यू का सम, ये आ जाता है जीडीपी में। लेकिन देखो अगर मान लो आप 2-2 घंटे
ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हो। अब इससे आपका फ्यूल जलेगा तो आप और फ्यूल परचेज करोगे, इससे जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन आप बताओ क्या आप खुश हो? नहीं। ट्रैफिक जैम से आप खुश नहीं हो, लेकिन जीडीपी में ये काउंट हो रहा है, फ्यूल आपका जल रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है और वो ट्रांजैक्शन जीडीपी में ऐड हो रही है। आप एक और एग्जांपल समझो। लोग मान लो बीमार हो रहे हैं तो ज़्यादा हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। ज़्यादा हॉस्पिटल्स में वो जा रहे हैं तो मतलब हॉस्पिटल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जीडीपी में ट्रांजैक्शन ऐड हो रही है, लेकिन क्या लोग खुश हैं? नहीं। क्या लाइफ बेहतर हुई? नहीं। तो जीडीपी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती है। जीडीपी देखो अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस नहीं काउंट करती कि किस प्रकार से दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है। जीडीपी ये नहीं काउंट करती कि इन्वायरमेंट को कितना डैमेज हुआ है। जीडीपी ये नहीं काउंट करती कि एजुकेशन का लेवल कितना बढ़ा है या कितना घटा है, हेल्थ का लेवल देश में कितना बढ़ा है या घटा है। ये सब चीजें जीडीपी के द्वारा नहीं काउंट की जाती। जीडीपी सिर्फ देखो मटेरियल गुड्स गिनता है, फ्रीडम नहीं गिनता है जीडीपी। और अगर देखो जीडीपी बढ़ भी जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लोग जो हैं वो खुश हैं। इसके बाद राइटर थोड़ा डेटा भी देते हैं। देखो यूएस की ना एक फाउंडेशन है, हेरिटेज फाउंडेशन। ये ना रिपोर्ट निकालती है हर साल। उस रिपोर्ट का नाम है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। 2025 में भी इन्होंने इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 निकाला। इस इंडेक्स में जानते हो इंडिया को कितनी रैंक प्राप्त हुई? 128 आउट ऑफ 176। इंडिया का स्कोर कितना है? 59 आउट ऑफ 100। तो मोस्टली इंडिया जो है वो अनफ्री कंट्री है, यानी लोगों के पास में इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। और 2002 से लेके अभी तक हम इसी कैटेगरी में फंसे हुए हैं, यानी मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में हम फंसे हुए हैं। उससे पहले हम रिप्रेस्ड कैटेगरी में आते थे। मतलब इंप्रूवमेंट हुआ तो है, रिप्रेस्ड से हम मोस्टली फ्री कैटेगरी में आए 2002 में, लेकिन उसके बाद से लेके अभी तक मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में हम फंसे हुए हैं इस इंडेक्स में। और देखो अब राइटर बोलते हैं हमारे देश में ना 2 इंडिया हैं, इंडिया नंबर 1 और इंडिया नंबर 2। इंडिया नंबर 1 यानी देश के इनकम के मामले में टॉप 10% पीपल। अब ये जो टॉप 10% लोग हैं ना, ये देखो देश में ना कंज्यूमर इकोनॉमी का ना इंजन है। मतलब ज्यादातर चीजें यही टॉप के 10% लोग कंज्यूम करते हैं और कंपनीज चीजें बनाती भी इन्हीं के लिए है, टॉप 10% लोगों के लिए। देश की 66% जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है ना, वो यही टॉप के 10% लोग करते हैं। आप बोलोगे सर ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग क्या होता है? डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मतलब देखो रोटी कपड़ा मकान, ये तो हमारे जीवन की ना बुनियादी आवश्यकताएं हैं। लेकिन इसके अलावा, इन तीनों के अलावा अगर कोई अपने शौक पूरा करने के लिए पैसे खर्च करता है ना, वो होता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। जैसे महेश है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में मूवी देखने जाना है। मूवी लगी है धुरंधर। तो ये क्या है? ये महेश की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, बुनियादी आवश्यकताएं नहीं है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मतलब रोटी कपड़ा मकान के बाद जो पैसा शौक से आप खर्च करते हो। तो पूरे देश में जितना खर्चा होता है ना, जितनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है, उसका 66% ये टॉप के 10% लोग करते हैं। समझ गए? ये टॉप के जो इनकम के मामले में 10% लोग हैं ना, ये एक प्रकार से इंडिया के अंदर एक हाई इनकम कंट्री जैसे हैं। अगर इन टॉप के 10% के लोगों की आप पर कैपिटा इनकम निकालोगे तो बहुत बढ़िया आएगी। फिर इंडिया पर कैपिटा इनकम के मामले में काफी ऊपर चला जाएगा। जबकि देखो अब बात करते हैं जो नीचे के इनकम के मामले में 90% लोग हैं। इनके पास देखो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए पैसा बचता ही नहीं है। ये सिर्फ बेचारे अपनी ना बुनियादी आवश्यकताएं पूरा करने में लगे रहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। राइटर ना यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं जो आप सोसाइटी में यूज कर सकते हो, गेटेड सोसाइटी का कंसेप्ट या फिर गेटेड कम्युनिटी का कंसेप्ट। आप ना ये देखोगे अपने अपने शहरों में ना, आप ये देखोगे अब ना ऐसी ऐसी सोसाइटीज बन रही हैं जो गेटेड होती हैं। मतलब आम लोग वहां पे आ नहीं सकते, आप सिर्फ उस सोसाइटी के हो तभी आप वहां पे आ सकते हो, अदरवाइज नहीं।
वहाँ पे सिक्योरिटी टाइट होती है, वहाँ पे लग्जरी देखने को मिलती है, वहाँ पे स्विमिंग पूल, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऑलमोस्ट हर शहर में ऐसी गेटेड सोसाइटीज़ अभी बन रही हैं। तो राइटर इनको नाम बोलते हैं आइलैंड्स ऑफ वेल्थ। आइलैंड्स ऑफ वेल्थ, ये ना हमारे देश में वेल्थ के आइलैंड्स हैं बीच बीच में। इन सोसाइटीज में फैसिलिटीज अलग लेवल की होती है। ये सोसाइटीज पूरी तरह से गार्डेड होती हैं, बहुत सारे गार्ड्स इनकी सुरक्षा करते हैं। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं। मान लो ये एक सिटी है, जैसे एक सेकंड स्लाइड ले लेता हूं। मान लो ये एक सिटी है, सिटी के अंदर ये छोटी छोटी सोसाइटीज हैं। मतलब ये सिटी के अंदर सिटी का काम करते हैं। बाकी सिटी में आप देखोगे हर जगह गरीबी गरीबी, बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इन सिटीज के अंदर आपको अलग लेवल का शहर देखने को मिलेगा। तो ये इसीलिए राइटर इनको बोलते हैं आइलैंड्स ऑफ वेल्थ। अब आपके दिमाग में आएगा ठीक तो है, जिनके पास में पैसा है तो करें अपना अलग से महंगे घर लें। लेकिन देखो राइटर एक कटाक्ष करते हैं। राइटर बोलते हैं देखो इन सोसाइटीज में लोग ना क्वालिटी के लिए पैसा नहीं देते। इन सोसाइटीज में लोग ना इसलिए पैसा देते हैं ताकि ना वो गरीबों से दूर रहें। वो महंगे घर इसलिए परचेज करते हैं ताकि उन्हें गरीब लोगों को देखना ना पड़े। हम लग्जरी लिविंग एंजॉय करते रहें और बाकी जो दुनिया है वो हमारे सामने ना आए। राइटर बोलते हैं देखो गलत नहीं है, अगर लोगों ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है और लोग इन महंगी सोसाइटीज में घर लेते हैं तो कोई गलती नहीं है। लेकिन जब सिस्टम सिर्फ इन्हीं लोगों को सपोर्ट करे और बाकी लोगों को भूल जाए तो वो गलत है। राइटर कहते हैं देखो हमारी इकोनॉमी में ना अभी के शेप्ड रिकवरी चल रही है। रिसेशन के बाद आती है के शेप्ड रिकवरी, जिसमें क्या होता है जो अमीर हैं वो तो और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। ये देखो के बन रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर बन रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब बन रहे हैं। तो ये के शेप्ड रिकवरी है जिसमें इनइक्वालिटीज जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं। इनइक्वालिटीज बढ़ रही है, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो के शेप्ड रिकवरी मतलब इनइक्वालिटीज का बढ़ना। राइटर बोलते हैं सिस्टम कैसे इन टॉप के 10% अमीर लोगों को सपोर्ट करता है आप देखिए। राइटर बोलते हैं आज ना आप देखोगे जो घर बन रहे हैं, बिल्डर लोग घर बनाते हैं ना, ज्यादातर घरों के दाम आपको मिलेंगे 90 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में। कोविड से पहले ना सिर्फ 18% लोगों को ऐसे घर चाहिए थे 90 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में। अब इनकी संख्या 36% हो गई है। तो अब बिल्डर लोग ना सिर्फ महंगे घर बना रहे हैं, जो बिल्डर लोग हैं वो सस्ते घर अब बना ही नहीं रहे हैं, सस्ते घर अब बन ही नहीं रहे हैं। मतलब समझ गए, अफोर्डेबल हाउसिंग को बिल्डर्स ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है क्योंकि उनको लगता है कि महंगे घर बना के ही फायदा है, अफोर्डेबल हाउसिंग बना के कोई फायदा नहीं है। इवन आप देखोगे जो गाड़ियां बन रही है ना, पहले क्या होता था, आल्टो जैसी गाड़ियां बहुत बनती थी, 3 लाख की गाड़ी, 4 लाख की गाड़ी। इवन रतन टाटा जी ने प्रयास किया था कि मैं टाटा नैनो बनाऊं, लखटकिया कार, ताकि मिडिल क्लास की कार हो। लेकिन आज के समय में आप देखोगे सिर्फ नए नए वर्जन आ रहे हैं एसयूवी में। मतलब महंगी गाड़ियों के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, लेकिन सस्ती गाड़ियों के अलग वर्जन नहीं आ रहे हैं। सस्ती गाड़ियों में कोई इनोवेशन नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब समझ रहे हो आप। इवन और जगह आप एग्जांपल ले लो, जैसे देखो गरीबों के लिए क्या होते हैं, छोटे वो शैम्पू भी खरीदना है तो छोटे वो सैसे खरीदते हैं। तो उनके लिए प्रोडक्ट मार्केट में गायब हो रहे हैं और अमीर लोगों के लिए प्रोडक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जो बिजनेसेस है ना, उन्होंने गरीब लोगों को भुला दिया है। उनको लगता है कि इनको सामान बेच के कुछ नहीं होगा, और हम क्या करते हैं, हम अमीर लोगों के लिए सामान बनाते हैं। टॉप के जो 10% हैं उन्हीं के लिए हम एनर्जी लगाते हैं, उन्हीं के लिए हम रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट यहीं पर होगा। यह गलत चीज है। आज के समय में आप देखोगे कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस देखो इतने बड़े बड़े हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। फ्यूल बाकी सब चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, वेजेस उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे आपको मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, मैंने टीसीएस में जॉब स्टार्ट की थी 2012 में। मेरा पैकेज था उस समय 3.16 लाख। आज भी देखो शुरुआती लेवल पे टीसीएस में एंट्री होती है ना, तो ऑलमोस्ट देखो इतना ही पैकेज है शुरुआत में, एक साल में 3.16। तो आप सोच के देखो
इतना ज़्यादा समय बीत गया है, लेकिन बावजूद इसके वेजेस नहीं बढ़े हैं। सारा पैसा लोगों का ना दवाइयों को परचेज करने में, रेंट पर मकान लेने में, खाना खाने में, इन्हीं में खर्च हो जाता है। और 90% लोगों के पास में कोई डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं है। वो वैकेशन पे नहीं जा सकते, अपना शौक पूरा करने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है, कोई बचत नहीं है। समझ गए? तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को देखो जॉब क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ आप जीडीपी के बारे में मत सोचो, जॉब जनरेट करो, अच्छी क्वालिटी की जॉब्स, वेजेस इंक्रीज करो। इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं लेकिन वेजेस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। भाई इन्फ्लेशन लिंक्ड वेजेस करो ना आप। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लोगों के वेजेस भी बढ़े हैं, ऐसा आप वो दोनों के बीच में लिंकेज स्टैब्लिश करो और मोनोपोलीज तोड़ो। अभी जो कॉरपोरेट ग्रुप्स ही सिर्फ वही हावी हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। इसी वजह से तो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं आ पाती, इसी वजह से तो गरीब लोगों का कोई ध्यान नहीं रख रहा है, क्योंकि रह गए हैं सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रुप्स, उन्हीं की मोनोपोली है और वो सिर्फ अमीर लोगों को सर्व करना चाहते हैं, गरीब लोगों को सर्व ही नहीं करना चाहते। तो फोकस सोशल सिक्योरिटी पे शिफ्ट होना चाहिए, लेबर कंडीशंस पे शिफ्ट होना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स को ना सिर्फ इनकम पे फोकस नहीं करना चाहिए, जीडीपी पे फोकस नहीं करना चाहिए, इनइक्वालिटी को कम करने पे फोकस करना चाहिए, गरीब लोगों को इंपावर करने पे फोकस करना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हिमालयाज डिजास्टर वर्सेस डेवलपमेंट से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल के शुरुआत में देखो एक ना हैरान करने वाला डेटा दिया जाता है। 2025 में ना आउट ऑफ 365 डेज 331 डेज में तो ना इंडिया ने एक्सट्रीम क्लाइमेट इंपैक्ट को फेस किया है। क्या आप इस चीज पे विश्वास कर सकते हो? ऑलमोस्ट पूरा साल कहीं ना कहीं डिजास्टर आया है इंडिया में, लगभग पूरा साल। ह्यूमन कॉस्ट 4000 से ज्यादा डेथ्स हुई इन क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से राज्य है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इनमें आप ये जगह याद रखो, धरली, हरसिल, उत्तरकाशी, चमोली। यहां पर क्या हुआ? कहीं पर क्लाउड ब्रस्ट, कहीं पे लैंडस्लाइड, कहीं पे फ्लैश फ्लड। और देखो ये जो डिजास्टर्स है ना, ये नेचुरल कम है और मैनमेड ज्यादा थे। एक लाइन इस्तेमाल की जाती है, द प्राइमरी कैटलिस्ट फॉर डिजास्टर इज अनसेफ लैंड यूज। मतलब देखो डिजास्टर बारिश नहीं लेकर आए, हमारी जो खुद की प्लानिंग है वो देखो गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से ये डिजास्टर्स आए। क्लाइमेट चेंज तो सिर्फ एक देखो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह है। वो क्लाइमेट चेंज आग में घी डालने का काम करता है, जबकि असल गलती तो हमने खुद ने की है। राइटर बोलते हैं, आप कन्फ्लिक्ट देखिए। हाल ही में ना पिछले साल 12 नवंबर को ना उत्तराखंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने ये बोला कि हम ना 7000 जो देवदार के ट्रीज है ना वो काटेंगे। 7000 क्यों? क्योंकि हमें ना 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए जो सड़क बन रही है ना, उस सड़क को चौड़ा करना है। मतलब सरकार ये चाहती है कि सड़क चौड़ी हो। उन्होंने सिंपल स्टैंडर्ड यूज किया, डीएलपीएस मतलब डबल लेन विद पेव्ड शोल्डर। ये स्टैंडर्ड उन्होंने यूज किया कि हाँ भाई इस कदर प्रोजेक्ट बन रहा है इस लेवल का, तो इस प्रकार की रोड होनी चाहिए। मतलब 12 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए, सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको, और पेव्ड सरफेस होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम देखो ये है, आप लोकेशन देखिए, ये जो पेड़ काटे जाएंगे ना, ये धराली और हरसिल में काटे जाएंगे। ये वही जगह है जहां पे देखो फ्लड्स ने ऑलरेडी तबाही मचाई थी, और बावजूद इसके उत्तराखंड सरकार कह रही है, 12 नवंबर को उन्होंने बोला कि हम 7000 पेड़ काटेंगे। देखो हिमालयाज जो है ना वो सिर्फ एक पत्थर नहीं है। हिमालयाज में क्रैक्स हैं, मतलब पहाड़ों में क्रैक्स हैं, फोल्ड्स हैं। और ये जो एरिया है ना हिमालयाज वाला, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ये देखो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नॉर्थ में आता है। आप बोलोगे सर ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है? पहले तो आप ये बता दो, क्योंकि आपने ये बोल दिया मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नॉर्थ में आता है, तो आप इसका मतलब तो बताओ मेन सेंट्रल थ्रस्ट का। देखो ये ना मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक ना बड़ा जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन है। मतलब ये वो लाइन है जहां पे देखो
इंडियन प्लेट जो है, आपको पता है हिमालयाज 2 प्लेट के टकराने से बन रहा है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो ये जो है ना मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये देखो वो फोल्ट लाइन है जहां पे देखो इंडियन प्लेट जो है, मान लो ये इंडियन प्लेट है और ये ऊपर वाली है यूरेशियन प्लेट। तो ये देखो वो लाइन है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मैं आपको पेन से यहां पे मार्क भी कर देता हूं। ये बीच वाली लाइन देखो, अरे ये तो सारा ही बट गया, मोटा हो गया पेन। ये वाला पेन लेता हूं मैं। ये देखो ये बीच वाली जो लाइन है ना, ये वाली, जहां पे देखो इंडियन प्लेट ना यूरेशियन प्लेट के नीचे पुश कर रही है, तो यहां पे है ये एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नॉर्थ में है हिमालयाज। अब ये जोन जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। यहां पे देखो ग्लेशियर्स हैं, यहां पे मोरेन्स है, मोरेन्स मतलब लूज पत्थर और मिट्टी। तो राइटर ये पूछती हैं कि देखो ऐसी अनस्टेबल जगह पर जहां पे जमीन ऑलरेडी खिसक रही है, वहां पे 7,000 पेड़ों को काटना अपने आप में देखो रिस्क से कम नहीं है। और जो 7,000 पेड़ काटे जाएंगे ना देवदार वाले, आप इस ट्रीज को समझो, इवन प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो देवदार सिर्फ लकड़ी नहीं है, इसका नाम ही क्या है, देवदारू। देवदारू मतलब ये टिम्बर का गोड है एक प्रकार से, इसे टिम्बर ऑफ गोड्स भी कहा जाता है। अब इस पेड़ के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊं। देखो हिमालयाज की जो मिट्टी है ना वो लूज है, और देवदार ट्री के जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, वो काफी फैली हुई होती हैं, एक्सटेंसिव होती हैं। तो देवदार ट्री की जो जड़ें हैं ना वो हिमालय की लूज मिट्टी को ना जकड़ के रखती हैं। तो अपने आप में बायो इंजीनियरिंग करती हैं देवदार के ट्रीज। मतलब जब देखो आप पेड़ काट रहे हो ना, तो बेसिकली आप पहाड़ को ही तबाह कर रहे हो, क्योंकि वो मिट्टी फिर लूज हो जाएगी, क्योंकि पेड़ तो आपने काट दिए। मिट्टी की जड़ें जो हैं वही तो पहाड़ को बढ़िया से स्टेबल रखती है, अदरवाइज तो मिट्टी लूज है। समझ गए, ये पहली चीज है। अब आप दूसरी चीज देखिए, एंटी माइक्रोबियल फैक्टर। आर्टिकल ना एक बहुत बढ़िया साइंटिफिक पॉइंट रेज करता है। आर्टिकल कहता है देखो देवदार ट्रीज ना 2 कंपाउंड्स रिलीज करते हैं। कौन से कंपाउंड रिलीज करते हैं, मैं आपको ना यहां पे बता ही देता हूं, एक सेकेंड रुकिए आप। कौन से 2 कंपाउंड्स रिलीज करते हैं देवदार के ट्रीज? एक तो है देखो टर्पेनोइड्स, और दूसरा क्या रिलीज करते हैं, फेनोलिक कंपाउंड्स। ये रिलीज किया जाता है देवदार ट्रीज के द्वारा। जब देखो इनके पत्ते, देवदार ट्रीज के पत्ते पानी में गिरते हैं ना, तब ये कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। तो ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये देखो पानी के जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना उनको मार देते हैं। पानी के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको मार देते हैं ये कंपाउंड्स। और जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, अच्छे वाले जो माइक्रोब्स हैं ना, उनको प्रमोट करते हैं देवदार ट्रीज से निकलने वाले ये कंपाउंड। अब इसीलिए देखो गंगा का जो पानी है वो सदियों तक खराब नहीं रहा। ये देखो सदियों तक साफ रहा गंगा का पानी, क्योंकि ये जो पेड़ है ना ये गंगा की सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी का सीक्रेट है एक प्रकार से। ये जो फॉरेस्ट हैं देवदार के, बल्कि लोकल टेम्परेचर को भी ठंडा रखते हैं। अगर ये पेड़ काटे गए तो देखो गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, ग्लेशियर्स और पिघलेंगे, डिजास्टर है एक प्रकार से। फिर देखो सरकार कहती है हम ट्रांसलोकेशन करेंगे, मतलब पेड़ उखाड़ेंगे एक जगह से और कहीं और लगा देंगे। राइटर कहती हैं देखो ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। अगर 100 साल पुराने इकोसिस्टम को आप कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करोगे, दूसरी जगह लगाने की कोशिश करोगे, आप नहीं लगा सकते। आप नाम के लिए लगा रहे हो, वैसा इकोसिस्टम आप नहीं बना पाओगे। फिर एक ना टर्म इस्तेमाल करती हैं राइटर। टर्म क्या है? टर्म है एंगल ऑफ रिपोज। क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। क्या मतलब है इस चीज का? देखो हर मिट्टी का ना एक नेचुरल एंगल होता है भाई, इस नेचुरल एंगल पर ये जो मिट्टी है वो स्टेबल रहेगी। पॉइंट समझे? मतलब इतने सारे पहाड़ है ना, पहाड़ों की मिट्टी एक निश्चित एंगल पर स्टेबल है। अगर देखो आप पहाड़ों को, जैसे आपको ना सड़क बनानी है, ये पहाड़ है और यहां पे आप सड़क बना रहे हो,
अब मान लो इस पहाड़ के इस हिस्से को आपने वर्टिकली काट दिया, तो देखो आपने ना क्या किया, इवन ऊपर वाली मिट्टी को ना इनस्टेबल कर दिया आपने। हिमालयाज में ना इंजीनियर क्या करते हैं, कई बार ना वर्टिकल हिल कटिंग कर देते हैं। ये पहाड़ है, यहां पे सड़क बना दी तो वर्टिकल हिल कट कर दिया, उन्होंने पहाड़ को सीधा काट दिया सड़क चौड़ी करने के लिए। तो इससे पूरा जो पहाड़ का वो स्लोप है ना, वो इनस्टेबल हो जाता है। इस वजह से देखो 700 किलोमीटर की सड़क है ये, चार धाम वाली, 700 किलोमीटर की सड़क पे ना 800 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। लोकल्स अब इसे ना ऑल वेदर रोड नहीं मान रहे, लोकल्स भी कहते हैं ये ऑल पैदल रोड बन गई है, मतलब सिर्फ पेडेस्ट्रियन वाली रोड बन गई है। क्योंकि देखो इतने ज्यादा लैंडस्लाइड आएंगे इस रोड पे, क्योंकि आपने इस प्रकार से सड़क बनाई, आपने वर्टिकल कटिंग कर दी पहाड़ की, तो ऊपर वाली मिट्टी भी इनस्टेबल हो गई, वो नीचे आती रहेगी। तो ये सिर्फ पैदल चलने लायक रास्ता रहेगा, गाड़ी चलाने लायक रास्ता रहेगा ही नहीं, इतने ज्यादा लैंडस्लाइड्स आएंगे। तो फिर राइटर बोलते हैं देखो ये दिखते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास में ना पॉलिसीज की कमी है। 2014 में ना एक मिशन बना था, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयाज इकोसिस्टम। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये वाला नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयाज इकोसिस्टम, ये 2014 में बना था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। अब इस मिशन में क्या है, इस मिशन में देखो मैंडेट तो ये था कि ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं इन्हें प्रोटेक्ट करना, हिमालयाज की जो कमजोर इकोलॉजी है उसे बचाना। लेकिन देखो अभी जो प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल रहा है, जो पेड़ काटे जा रहे हैं ना, इस पॉलिसी का सीधा सीधा वायलेशन है। हम डेवलपमेंट के नाम पे देखो तबाही मचा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया था कि इस एरिया में आप देवदार के पेड़ मत काटो, लेकिन फिर भी काटे जा रहे हैं। बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि हिमालयाज जो हैं देखो बाकी दुनिया के अपेक्षा करते ना 50% ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं। इसका मतलब पहले देखो वाटर जो है वो पीक पे आएगा, क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे तो नदियों में पानी ज्यादा रहेगा, पानी पीक पर आएगा। लेकिन बाद में जब ग्लेशियर्स पूरी तरह से पिघल जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, फिर नदियों में पानी रहेगा ही नहीं और नदियां सूख जाएंगी। यानी पहले फ्लड्स आएंगी और फिर ड्रोट आएगा, फिर सूखा आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो हिमालयाज के बिना ना हम इंडिया की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का फाउंडेशन है। ये हमें देखो मानसून देते हैं, पहाड़ हमें, हिमालयाज के पहाड़ हमें दुश्मनों से बचाते हैं, हमें नदियां देते हैं, लेकिन हम इन्हीं को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। सॉल्यूशंस में बताओ क्या बोलोगे आप? सॉल्यूशंस में देखो वही चीज, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले देखो कि इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा। पहाड़ की वर्टिकल कटिंग बंद करो, एंगल ऑफ रिपोज उसकी रिस्पेक्ट करो, मतलब एक निश्चित एंगल पे मिट्टी स्टेबल रहती है, उस चीज की आप रिस्पेक्ट करो। और सड़क वही बनाओ जो टिक्स के, स्टैंडर्ड सड़क मत बनाओ जिसकी जरूरत है, सड़क वो बनाओ जो टिकेगी, जो स्टेबल रहेगी। तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा। और लोकल्स की सुनो, आप लोकल लोगों की सुनो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।